ईडी दफ्तर अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाली हैं सोनिया गांधी। सोनिया गांधी ईडी दफ्तर के लिए रवाना हो चुकी हैं और सोनिया से पूछताछ का आज तीसरा दिन है। कल दूसरे चरण की पूछताछ लगभग 6 घंटे चली थी, जो दिन के 2 हिस्सों में हुई थी। 3 घंटे लंच से पहले, 3 घंटे लंच के बाद। और अब जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है उसके मुताबिक सोनिया गांधी ईडी दफ्तर के लिए रवाना हो चुकी हैं और बस पहुंचने ही वाली हैं ईडी दफ्तर आज तीसरे दिन की पूछताछ में हिस्सा लेने के लिए। इसके साथ ही आज सुबह से लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की तस्वीरें भी आ रही हैं, जहां एक तरफ मुंबई में बोरीवली के एक ट्रेन ट्रैक पर उतर गए कांग्रेस के कार्यकर्ता, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर्स पर भी खूब जमकर कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, सोनिया गांधी इस वक्त ईडी दफ्तर के लिए रवाना हो चुकी हैं और बस अब से कुछ ही देर में आज तीसरे दिन की पूछताछ शुरू हो जाएगी। बताया यह जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि कल दूसरे दिन की पूछताछ में सोनिया गांधी के सामने कुछ दस्तावेज भी रखे गए थे यंग इंडियन को लेकर और उसकी फंडिंग को लेकर। चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी का, जो कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, सबसे पहले ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जी न्यूज के दर्शकों को कि सोनिया गांधी निकल चुकी हैं ईडी दफ्तर के लिए। आज कौन गया है उनके साथ? बिल्कुल, देखिए जैसा आप जानती हैं कि सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हर रोज जाते हैं। आज भी प्रियंका गांधी गई है, राहुल गांधी वहां छोड़कर वापस लौट आते हैं। तो वही प्रियंका गांधी साथ रहती है, बगल के कमरे में उनको ईडी ने व्यवस्था कर रखी है। साथ में जब पूछताछ होती है उसके बगल के कमरे में प्रियंका गांधी बैठी रहती है, क्योंकि उनका तबीयत का हवाला देकर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से प्रियंका गांधी को ये इजाज़त मिली है। लेकिन राहुल गांधी वहाँ से निकल जाते हैं। मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा कांग्रेस दफ्तर का। देखिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं सेवा दल के, लगातार नारेबाजी में लगे हुए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अशोक गहलोत थे, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, आप देखा गुलाम नबी आज़ाद थे, आनंद शर्मा थे, जो G20 के नेताओं को भी, और जो आरोप लगाया गया कि ईडी का आतंक है देश भर में, ईडी का इस्तेमाल कर सरकारों को गिराया जा रहा है, विपक्ष को दबाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक अपील की गई है सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर दखल देने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे और दखल देकर कहीं ना कहीं इस मामले पर जल्दी सुनवाई करे कि जिस तरह से ईडी जो है जानबूझकर विपक्ष के लोगों को परेशान कर रही है। ये नेता लोग इनसे बात करेंगे, क्या कब चलेगा ये नारेबाजी आपका? ये जब तक सोनिया जी को ईडी से बाहर नहीं कर देते हैं, रिहा नहीं कर देते हैं, उनसे क्वेश्चन जो है ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक ये चलता रहेगा। क्योंकि ये उनको जो फंसाया गया है, एक सिर्फ फालतू जो हमारे महंगाई और बेरोजगार की जो जनता जिससे परेशान है, उस जनता को उस तरह से लेकिन ये करप्शन के मामले पर पूछताछ चल रही है। ये आपकी सोच है, करप्शन के नहीं, मतलब ये कह रहे ईडी कह रही है, ईडी ये कह रही है कि करप्शन के, आप करप्शन तो दिखाइए तभी तो पूछताछ होगी। जो मुद्दा बहुत साल पहले खत्म हो चुका था और सब कुछ। रवि, मैं आपको रोक रही हूँ कुछ देर के लिए, क्योंकि अब सीधा रुख कर लेते हैं ईडी दफ्तर का, जहां से राजू राज हमारे लिए रिपोर्ट कर रहे हैं और सोनिया गांधी मेरे ख्याल से वहां पहुंच गई हैं। भारी पुलिस तैनाती भी नजर आ रही है। राजू, क्या ये जो तस्वीरें आ रही हैं ईडी दफ्तर से, किस तरह का माहौल है? क्या सोनिया गांधी पहुंच गई हैं? बिल्कुल प्रीति, बता दूं कि सोनिया गांधी अभी अभी यहां पर पहुंची हो। उनके लिए लगातार देखिए सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली पुलिस के तरफ से लगाई गई थी और सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच गई तो उनके साथ प्रियंका गांधी भी साथ के सीट पर बैठी हुई थी। और आज भी ईडी की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है, यानी मेडिकल टीम का तैनात किया गया है, एम्बुलेंस तैनात किया गया है, डॉक्टरों की टीम तैनात किया गया है। सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच गई है और कुछ देर के बाद ही अब सोनिया गांधी से आज तीसरे राउंड की पूछताछ शुरू हो जाएगी। कल सोनिया गांधी को बुलाया गया था, तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ की गई थी, 30 से ज्यादा सवाल पूछे गए थे। आज जो सवाल इंपॉर्टेंट होंगे कि जो बैलेंस शीट में जो फंड ट्रांसफर किए थे उससे जुड़े हुए तमाम सवाल होंगे आज। और लगातार सोनिया गांधी से तीसरे दिन आज ईडी में पूछताछ होगी। सोनिया गांधी प्रियंका गांधी के साथ पहुंच गई है और बताया भी जा रहा है कि हमेशा की तरह जब 2 बार पूछताछ के लिए सोनिया गांधी को बुलाया था और आज भी प्रियंका गांधी उनके साथ ईडी दफ्तर में होगी। अगर किसी तरह की इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत होगी तो प्रियंका गांधी उनके साथ वहां पर मौजूद होंगी। लेकिन बता दूं कि नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लगाई गई, जो फोर्सेज तैनात किए गए दिल्ली पुलिस की तरफ से, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात किए गए हैं, वो कल के मुकाबले में आज काफी ज्यादा है। क्योंकि कल जिस तरीके से संसद के अंदर और संसद के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया था, उसे देखते हुए आज सुरक्षा व्यवस्था पूरे नई दिल्ली इलाके में बढ़ा दी गई है।
राजू, क्या इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं आज भी पुलिस एंटिसिपेट कर रही थी कि फिर से धरने पर बैठेंगे राहुल गांधी या कांग्रेस के कार्यकर्ता, और इसके चलते सुरक्षा इंतजाम और ज्यादा पुख्ता किए गए हैं? और अगर ऐसा है तो फिर आज कांग्रेस के प्रदर्शन का जो कार्यक्रम है उसका क्या होगा? क्या उसके बारे में कोई जानकारी है? देखिए, लगातार दिल्ली पुलिस अपनी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम क्योंकि कांग्रेस ने अब तक जितने भी प्रोटेस्ट किए हैं उसके लिए उन्होंने किसी भी तरह से दिल्ली पुलिस से परमिशन नहीं मांगी। और कल जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विजय चौक पर बैठ गए, उसके बाद 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को दिल्ली महंगाई के बारे में क्यों नहीं पूछते मेरे मित्र? आप बेरोजगारी के बारे में क्यों नहीं पूछते मेरे मित्र? हमारी जो ये सत्याग्रह है ये महंगाई के बारे में भी है, बेरोजगारी के बारे में भी है, अग्निपथ के बारे में भी है। आप उन सब चीजों के बारे में क्यों नहीं पूछते मेरे मित्र? अजय जी, ईडी का मिसयूज को लेकर मैं महंगाई के बारे में क्यों नहीं आप मुझसे पूछते? आप बेरोजगारी के बारे में क्यों नहीं पूछते? आप अग्निपथ के बारे में क्यों नहीं पूछते? हमारा जो सत्याग्रह है ये सारी चीजें, ईडी भी है लेकिन ये भी है। ईडी का मिसयूज किया जा रहा है जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं। मैंने जवाब दे दिया आपको। देखिए, अजय माकन जी कह रहे हैं कि हमने जवाब दे दिया। नहीं, माकन जी लाइव है, लाइव में आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं। मैं लाइव आपको बता रहा हूँ कि महंगाई, अग्निपथ, क्या आज तक के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि राज्यसभा में 23 सांसद सस्पेंड कर दिए जाएं, लोकसभा में 4 कर दिए जाएं क्योंकि वो महंगाई का मुद्दा उठा रहे, अग्निपथ का मुद्दा उठा रहे, युवाओं का मुद्दा उठा रहे, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे? ये मुद्दे हैं। लेकिन सोनिया गांधी से जो पूछताछ चल रही है, हम लोग पूछ रहे हैं कि बीजेपी बार-बार आरोप लगा, हम अलग नहीं ले जा रहे सर, प्रदर्शन चल रहा है, आपके नेताओं को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। आप काट करके इसी को चलाओगे, इसलिए मैं लगातार चला रहा हूं सर, ये लाइव चल रहा है, ये कहीं काट नहीं रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं लाइव के बाद में आप इसी को चलाओगे। अजय माकन जी को ऐसा लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर जो कांग्रेस की बात है उसको नहीं चलाया जाता है टीवी में, लेकिन हालांकि ये बता दें कि लगातार ये सब चीजें चलाई जा रही है। ईडी से जो पूछताछ चल रही है उस पर भी हम उनका पक्ष उनसे रखना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा नेताओं में नाराजगी है, उनको लगता है कि मीडिया उनकी बात को नहीं रख रहा है। ये कांग्रेस के नेताओं को ऐसा लगता है, लेकिन जब मीडिया सारी बातें उनकी दिखा रहा है और लाइव दिखा रहा है तब भी कहीं ना कहीं ऐतराज हो रहा है कांग्रेस के नेताओं को। और वजह क्या है समझ सकते हैं, क्योंकि वो खींच है कि उनको लगता है कि ये चीज़ें जो है वो जो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा। ईडी जिस तरह से पूछताछ कर रही है, करप्शन का मामला है, बीजेपी बार बार कह रही है कि आप मामले को जबरदस्ती का मोड़ रहे हैं, ये मामला करप्शन का है और इस मामले में ये सत्याग्रह नहीं दुराग्रह कर रही है कांग्रेस, इस तरह का आरोप बीजेपी लगा रहा है। हम तो सवाल पूछेंगे, चाहे अजय माकन हो चाहे अशोक गहलोत हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने रवि। इससे कुछ देर पहले जब अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे तो उन्होंने काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया ईडी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि ये देश में ईडी का आतंक है, ईडी आज के टाइम में सीबीआई से ज्यादा ताकतवर नजर आ रही है। अगर आप पूरे जो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन है उस पर ध्यान दे रवि, तो गांधी परिवार के लिए एकजुट हो गया लगता है पूरा कांग्रेस परिवार। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि ईडी के खिलाफ याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में उसे खारिज कर दिया गया है। पीएमएलए के खिलाफ आपत्ति खारिज और सिर्फ गिरफ्तारी की वजह बताना ही काफी है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। ईसीआईआर की तुलना एफआईआर से नहीं की जा सकती। कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं इस वक्त इस याचिका से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट से, और पीएमएलए के खिलाफ आपत्ति जो है वो खारिज कर दी गई है। उच्च न्यायालय से जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सिर्फ गिरफ्तारी की वजह बताना काफी होगा। ईएसआईआर की तुलना एफआईआर से नहीं की जा सकती। ईडी के खिलाफ याचिका थी सुप्रीम कोर्ट में, आज इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना था। इस वक्त उसी मामले से जुड़ी लगातार ये अपडेट्स आ रही हैं। क्या शब्द रहे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, क्या लिखा है, उसकी भी तमाम जानकारी जल्द हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, उसके मुताबिक ईडी के खिलाफ जो याचिका थी सुप्रीम कोर्ट में उसे खारिज कर दिया गया है और पीएमएलए के खिलाफ आपत्ति को भी खारिज किया गया है। एक बार सीधा रुख कर लेते हैं राजू राज का, जो इस वक्त ईडी दफ्तर पर मौजूद हैं। राजू, ये जो अपडेट आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, इस पर भी अगर आपके पास ज्यादा जानकारी है तो वो जरा दर्शकों तक पहुंचाइए। साथ ही ये उस वक्त हो रहा है जब कांग्रेस पार्टी लगातार ईडी पर हमलावर है कि ईडी की जो ताकतें हैं वो हद से ज्यादा बढ़ गई हैं। अशोक गहलोत ने यहां तक कह दिया कि देश में ईडी का आतंक है। देखिए प्रीति, लगातार इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में 100 से ज़्यादा याचिका दायर की गई थी और आज इस पर फैसला आना था और कोर्ट ने जो याचिकाएं लगी थी उसे खारिज कर दिया। कहीं ना कहीं जो
दर्ज हो रहे हैं और ईडी जो भी केस दर्ज करती है सबूतों के आधार पर केस दर्ज किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां, चूंकि जब भी कोई भी इस तरह की एजेंसी हैं जो केंद्र सरकार के नेतृत्व में चलती है, वैसे एजेंसियों को लेकर जिनकी सरकार होती है उन पर लगातार ये आरोप लगते आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या फिर आज कांग्रेस की सरकार हो। तमाम सरकारों के सामने तमाम ऐसी एजेंसियों पर, चाहे सीबीआई हो, ईडी पे, उन पर ये आरोप लगते रहे। लेकिन अभी का लेटेस्ट अपडेट बता दूं कि अभी जब सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंची, उनके साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी साथ में आए थे और सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर पर ड्रॉप करने के बाद राहुल गांधी यहां से निकले हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस जो कार्यकर्ता हैं सड़क से लेकर संसद तक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने आज की तैयारी काफ़ी ज़्यादा थी। दिल्ली पुलिस को यह आशंका थी कि कहीं जो कांग्रेस जो कार्यकर्ता हैं आज वो कांग्रेस जनपद से निकलकर कहीं ईडी दफ्तर के आसपास प्रोटेस्ट करने के लिए ना पहुंच जाएं, इसलिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। फोर्सेस की तैनाती ज़्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि लगातार जब भी पूछताछ होती है, चाहे राहुल गांधी के समय पूछताछ हुई थी 5 बार, उसके बाद आज सोनिया गांधी तीसरी बार जब ईडी दफ्तर पहुंची हैं, जो सुरक्षा अरेंजमेंट है, जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, वो पहले के मुकाबले आज काफ़ी ज़्यादा है। और इसलिए राहुल गांधी के जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को दूसरी जगह डिप्लॉय किया गया है और यहाँ पर कुछ देर के बाद सोनिया गांधी से फिर से पूछताछ की जाएगी। कल जब सोनिया गांधी आई थी 11 बजे के करीब वो यहाँ पर पहुंची थी और लगभग 3 घंटे के पूछताछ के बाद उनको लंच ब्रेक दिया गया और उसके बाद दोबारा 3:30 बजे वो पहुंची और पूछताछ उनसे चली। करीब 6 घंटे तक पूछताछ कल की गई। इन 6 घंटे के दौरान जो हमारे सूत्र बताते हैं 30 से ज़्यादा सवाल जो सोनिया गांधी से पूछे गए थे। इससे पहले 21 जुलाई को जब सोनिया गांधी से पूछताछ की गई थी, 2 घंटे तक पूछताछ की गई है। उस दौरान 20 से 22 सवाल कुछ पूछे गए थे। कुल मिला के 50 से ज़्यादा सवाल पूछे गए और आज जो सवालों की फहरिस्त है वो काफ़ी लंबी है। आज जिन सवालों पर ईडी के जो ऑफिसर हैं उनका फोकस होगा कि जो फंड ट्रांसफ़र किया गया था उसे बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिखाया गया था, क्या कांग्रेस से जो फंड एजीएल में ट्रांसफ़र किया गया था 50 लाख का, उसे दिखाया गया नहीं। तमाम बातों को लेकर आज सवाल जवाब पूछे जा सकते हैं सोनिया गांधी से। इसके अलावा जब राहुल गांधी से 5 बार ईडी के दफ्तर में पूछताछ की गई थी, उन तमाम सवालों के मैच किया जाएगा कि जो जवाब राहुल गांधी ने दिया था क्या उन सवालों का जवाब जो सोनिया गांधी दे रहे हैं उससे मैच करते हैं नहीं। इससे पहले इस पूरे प्रकरण में चूंकि एजीएल यंग इंडिया बना था, उसमें 4 शेयर धारक थे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जिनके पास 38% का शेयर था और मोतीलाल बोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस। चूंकि मोतीलाल बोहरा की मौत हो चुकी है, 12% के शेयर धारक थे। तो अब जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उस समय तत्कालीन कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी थी और इसी सिलसिले से तमाम सवाल जवाब आज पूछे जाएंगे कि उस समय उनकी भूमिका क्या थी, उनके काम क्या थे। इन तमाम सवालों की जो पूछताछ रही है सोनिया गांधी से आज तीसरे दिन, उस पर अपडेट मैं आपसे लूंगी थोड़ी देर में, लेकिन एक बार रुक कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जहां से अरविंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले अरविंद, ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का ईडी को लेकर, ईडी की याचिकाओं पर, उस पर सफाई चाहूंगी आपसे कि एग्जैक्टली क्या आज कहा खारिज करते वक्त इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, अगर आम आदमी के लिहाज से देखा जाए तो पीएमएलए के जिन विभिन्न प्रावधानों को चुनौती दी गई थी 240 से ज़्यादा याचिकाओं में, उन आपत्ति को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इसके सख्त प्रावधान को बरकरार रखा है। याचिकाकर्ताओं का ये कहना था कि जो ईडी है वो एक पुलिस अथॉरिटी की तरह काम करती है, लेकिन रेगुलेट नहीं होती सीआरपीसी के तहत, यानी कोड ऑफ जो क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके तहत कि जिस तरीके के प्रावधान होते हैं किसी मामले में जांच शुरू करने से लेकर के, सबूत इकट्ठा करने से लेकर के, ट्रायल आगे बढ़ने से लेकर के और जमानत की जो शर्तें हैं उन सबको फॉलो नहीं किया जाता ईडी में, और ये कहीं ना कहीं लोगों की जो व्यक्तिगत आज़ादी है उसका हनन है। मसलन ये कहा गया था कि इस मामले में जब कोई मामला दर्ज होता है तो जो गिरफ्तारी का जो अधिकार है उस पर सवाल उठाए गए थे और ये कहा गया था कि गिरफ्तार करते वक्त आरोपी को ECIR जो है, यानी जो इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है उसकी कॉपी देना जरूरी नहीं होता, जबकि FIR में की जो कॉपी होती है वो आरोपी को देना जरूरी होता है जब सामान्य क्रिमिनल ट्रायल के तहत कोई जांच आगे चलती है तो। ठीक है। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो ट्विंस बेल कंडीशन है, यानी जमानत की शर्त बहुत सख्त है, उसके मुताबिक अगर कोर्ट को पीएमएलए के मामले में जमानत देनी है तो ये तय करना होता है कि जिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है
वो न तो इस मामले में शामिल है, यानी वो इस मामले में बेगुनाह है और आगे भी वो कोई ऐसा अपराध नहीं करेगा। तो ये सेक्शन 45 के तहत जो ये ट्विंस बेल कंडीशन है, इस पर सवाल उठाए गए थे कि सिर्फ एक ऐसा मामला जिसमें अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है, यानी पीएमएलए के तहत सिर्फ 7 साल तक की सजा हो सकती है, वहां पर जमानत की शर्तें इतनी सख्त हैं कि जो बेल पर हियरिंग होती है वो भी एक फुल फ्लेज ट्रायल की तरह होती है। यानी बेल पर सुनवाई करते वक्त ही कोर्ट को ये सुनिश्चित करना होता है कि आदमी इस मामले में गुनहगार नहीं है और आगे भी कोई अपराध नहीं करेगा। आदमी की भाषा में अगर इसको थोड़ा ब्रेक कर दे, क्योंकि काफी ज्यादा लीगल इंफॉर्मेशन है, अगर हम इसे ब्रेक करें तो मोटा मोटी तौर पर आज ईडी के अधिकारों को चुनौती देते हुए ये याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये साफ कर दिया है कि छापेमारी और जब्त करना, गिरफ्तार करना, बयान दर्ज करना, जमानत की जो सख्त शर्तें हैं, इन सबको अभी बरकरार रखा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। जो कुछ इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से लेकर के, चाहे वो इस मामले में आरोपी और गवाहों को बुलाना हो, उनका बयान दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया हो, इसके अलावा छापेमारी हो, सामान को, प्रॉपर्टी को सीज करना हो, इसके अलावा जो जांच के दौरान जो बयान दिया गया है उसे बैतौर सबूत जुडिशियल प्रोसेस के तहत मान्यता देने वाली बात हो, या फिर जमानत की सख्त शर्तें हों, इन सब पर जो सवाल उठाए गए थे उनको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी पहला ये कि ईसीआईआर की कॉपी आरोपी को देना जरूरी नहीं होगा, जमानत की जो सख्त शर्तें थी वो बरकरार रहेंगी, और जो जांच के दौरान जो आरोपी का बयान होगा वो बैतौर सबूत जुडिशियल प्रोसेस में मान्य होगा। ठीक है। अच्छा अरविंद, आप बने रहिए हमारे साथ। आपने लीगली जो प्रोसीडिंग्स हुई आज सुप्रीम कोर्ट में उन्हें मोटा मोटी तौर पर हमें समझा दिया। अब इसके पॉलिटिकल मायने क्या है? जितेंद्र शर्मा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। जितेंद्र, आप ये बताइए कि अब से कुछ देर पहले ही कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने ईडी पर एक बड़ा स्केदिंग अटैक लॉन्च किया था कि ईडी जो है देश में आतंक फैला रही है और आज के जमाने में सीबीआई से ज्यादा पावरफुल नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद क्या कुछ चीजें अब सामने स्पष्ट हो जाएंगी विपक्ष के भी? देखिए, ईडी का जो चार्टर है वो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि ईडी दो तरह से काम करती है। एक फेमा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्ट तहत आता है, और दूसरा होता है पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सबसे पहले तो मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता दूं कि पीएमएलए, जिसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि ईडी के पास ये पावर है कि वो सीज कर सकती है, सर्च कर सकती है और अरेस्ट भी कर सकती है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि पीएमएलए जो केस होता है वो खुद से ईडी नहीं रजिस्टर कर सकती है जब तक कि कोई प्रेडिकेटेड ऑफेंस, यानी कि कोई भी स्टेट पुलिस एजेंसी या फिर कोई सेंट्रल पुलिस एजेंसी उस मामले में कोई मामला दर्ज ना कर ले किसी ऑफेंस को लेकर के, और उसके अंदर किसी तरह का मनी लॉन्ड्रिंग एस्पेक्ट, यानी कि कहीं से भी ऐसा लगे कि उसके अंदर जो पैसे हैं इलीगल तरीके से पैसे बनाए गए हैं या उसे कहीं और ट्रांसफर किए गए हैं या उसमें किसी तरह से पैसों का लेन देन कहीं ना कहीं हुआ है, उस तरह के जो केसेस होते हैं उसको लेकर के फिर ईडी पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मामला दर्ज करती है, जिसके बाद अपनी आगे की कार्रवाई करती है। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि कहीं से भी जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको किसी तरह से रोकना है, क्योंकि एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो कि कानून बना हुआ है जिसमें कहा गया है कि जिस तरह से जो इलीगल मनी होती है, जो ब्लैक मनी होती है, उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल अवैध कामों के लिए होता है, उसको लॉन्ड्र किया जाता है और आतंकवाद जैसी और या ड्रग्स से रिलेटेड जो काम होते हैं उन सब में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। और इसी को फिर आगे बढ़ाया गया था। 2002 पीएमएलए 2002 कानून है जिसे 1 जुलाई 2005 को पार्लियामेंट से लागू कराया गया था, वहां पर पास होकर के इस बिल को लागू कराया गया था। तो पीएमएलए का सबसे बड़ा काम ये होता है। इसके अलावा सबसे अहम बात होती है उसमें यही होती है कि जो पीएमएलए के तहत जब ईडी मामला दर्ज कर लेती है और उसके बाद जब अपनी जांच शुरू करती है तो उसमें क्रिमिनलिटी, तो क्योंकि जो प्रेडिकेटेड ऑफेंस है, चाहे वो सीबीआई उस मामले की जांच कर रही हो या किसी राज्य की पुलिस उस मामले की जांच कर रही हो या एनआईए उस मामले की जांच कर रही हो, लेकिन जो ईडी का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है मामलों के अंदर, उसमें यह रहता है कि किस तरह से उस अवैध काम के जरिए पैसों को बनाया गया, कमाई की गई और उसको किस तरह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया, ये जांच करना होता है। और उसमें जिस तरह से सर्चिज होती है, उनके बयान लिए जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है, वो पूर्णतः कानून के तहत आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईडी है वो
होम मिनिस्ट्री या किसी स्टेट पुलिस एजेंसी को रिपोर्ट नहीं करती है, वो सीधे फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो कानून लाया गया था, ये कांग्रेस पार्टी के समय लाया गया था। कांग्रेस पार्टी खुद इस कानून को लेकर के आई थी, जिसका विरोध अब कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी इसलिए अनकंफर्टेबल हो रही है क्योंकि गांधी परिवार के ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है, और जो आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है वो हम आपके सामने इन कुछ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए रख रहे हैं। आप जरा ध्यान दीजिए। ईडी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अधिकार बरकरार हैं, छापेमारी, जब्ती, गिरफ्तारी, जमानत की सख्त शर्तें और बयान दर्ज करने से लेकर। तो इस आज के फैसले पर कुछ और बारीकी वाले पॉइंट्स हैं, उनके लिए एक बार फिर से लौटूंगी अपने रिपोर्टर्स के पास, लेकिन पहले मैं रुक कर लेती हूं कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर्स का, जहां से रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, क्या आपके साथ कुछ कार्यकर्ता है जिनसे आप बात करना चाहेंगे? हमारे साथ कार्यकर्ता तो हैं, सीनियर नेता है कांग्रेस की कुमारी शैलजा जी, जो कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं यूपीए सरकार में, और साथ ही हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हैं, और सीनियर नेता है कांग्रेस की हाईएस्ट बॉडी की मेंबर हैं कुमारी शैलजा जी। आज आपकी तरफ से कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत की तरफ से कि ईडी जो है एक आतंक ईडी का फैला हुआ है, सीबीआई से ज़्यादा लग रहा है एक्टिव हो रखी है, सुप्रीम कोर्ट में को इसमें दखल देना चाहिए। 100 के आसपास याचिकाएं थी, सारी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है और ईडी का जो अधिकार है उसको एज इट इज रहने दिया है। अब आपका क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हमारी प्रतिक्रिया ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, अपने विवेक से जो फैसला दिया उसका हम आदर करते हैं, लेकिन जब किसी भी नागरिक को इस देश में महसूस होगा, हमारा आज़ाद देश है, जिसको जब भी महसूस होगा कि कुछ गलत कार्य हो रहा है या किसी भी एजेंसी का मिसयूज़ हो रहा है, तो वह फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हर इंडिविजुअल को अधिकार है। एक बात और सुप्रीम कोर्ट में आई है निकलकर, जो एफआईआर दर्ज करने की आप लोग बात कह रहे थे कि बिना एफआईआर दर्ज करे ये पूछताछ हो रही है, चाहे ये गलत तरीके से हो रहा है, तो उसमें ये भी आया है कि एफआईआर दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, न जो उनका ईएफआईआर होता है उसको दर्ज करने की ज़रूरत है। पूरा अधिकार उन्होंने वंचित रखा है, एक तरह से कहा जो सुरक्षित रखा। ईडी को कहीं से कोई चुनौती नहीं मिली, ईडी को कोई डांट नहीं फटकार पड़ी है। इसका मतलब ये माना चाहिए ईडी सही काम कर रहा है। देखिए, हम ये मानते हैं, हमारे क्या ये देश को मान लेना चाहिए कि ये भ्रष्टाचार भी करें और जांच एजेंसियों का सामना भी ना करें? साफ दिखाता है चोरी भी और सीना जोरी भी, भ्रष्टाचार भी और बवाल भी। कांग्रेस पार्टी इज बेसिकली सेइंग दैट यू आर हैरेसिंग। इंग्लिश में बोल दो ना यार। वो हो गया, कितना कर इंग्लिश में बोल, मैं अंदर मीटिंग शुरू हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी इज बेसिकली अदर लीडर्स, द क्वेश्चन बीइंग ईडी इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। व्हाई इज कांग्रेस रनिंग अवे फ्रॉम द प्रोब? व्हाट डू दे हैव टू हाइड? See, the big question is whether the Gandhi family is above law. There should be a separate law for the Gandhi family. Why are they running away from the agencies? The only big question arises is that they are also answerable to the agencies like any other Indian. They should face the probe.